Hi everyone, welcome to this video. This is Aarti Mishra, one of the top and verified educator. आज के सेशन में हम विजयनगर एम्पायर के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को स्टडी करेंगे। हम जानेंगे इनके सोशल लाइफ के बारे में और वुमेन की पोजीशन कैसी थी, स्पेशली इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी और कल्चरल कंट्रीब्यूशन क्या क्या था, किस प्रकार का यहाँ का आर्किटेक्चर था और क्यों इसको मतलब इकोनॉमिकली इतना प्रॉस्परस माना जाता था. लेट्स अंडरस्टैंड. ओके, सो वी विल स्टार्ट द सेशन. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. यस, सो सबसे पहले गाइज मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारी पूरी क्लासेस चल रही हैं, अगर आप इसको पूरा फॉलो करना चाहते हो और रेगुलरली इसके स्लाइड्स चाहते हो तो इसके स्लाइड्स जो है पीडीएफ में अपलोड कर देती हूँ. इसका पूरा कंपाइलेशन मैं वीकेंड में अपलोड कर दूंगी और टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी. तो टेलीग्राम का जो चैनल है हमारा, उसका नाम है NCERT आरती मिश्रा. वहाँ से आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं. ये पूरी बुक आपको मिल जाएगी वहाँ से. आप स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा, ठीक है. NCERT आरती मिश्रा, ठीक है, AA and EE, स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा. और दूसरी चीज़ है कि आप रेफरल कोड है top10, जिसे यूज़ करके अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. प्लीज़ यूज़ दिस रेफरल कोड top10 टू गेट अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन. ओके, सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द सोशल लाइफ. तो देखिए, 4 कास्ट हुआ करती थी जिनका एग्जिस्टेंस हमने देखा. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास. ठीक है, ये 4 कास्ट थे. और इसको जो है अलसनी पेदन्ना ने मनुचरितम में भी इसके बारे में व्याख्या की है. तो बिल्कुल वैसे ही एक सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो कि हर जगह देखने को मिल रहा था, वो ही यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है. और जो फॉरेनर्स यहाँ पे विजिट करते थे, क्योंकि ये बहुत इकोनॉमिकली प्रॉस्परस एरिया था, तो यहाँ तो बहुत सारे फॉरेनर्स आए. तो उन लोगों ने देखा कि यहाँ पे लोगों की लाइफ बड़ी लग्जरियस है. बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, काफ़ी अच्छी नक्काशी है, लग्जरियस सोशल लाइफ है. सिल्क और कॉटन के कपड़े लोग पहनते थे और परफ्यूम्स, फ्लावर, ऑर्नामेंट्स, गहने, सब कुछ ये लोग पहना करते थे. और डोमिंगो पेस जो कि पोर्तुगीज ट्रैवलर थे, वो यहाँ जब आए तो उन्होंने बताया है ये लोगों के घर काफ़ी खूबसूरत हुआ करते थे, काफ़ी रिच हाउसेस हुआ करते थे, लार्ज नंबर ऑफ हाउस होल्ड सर्वेंट्स हुआ करते थे. और निकोलो कॉन्टी जो है ये बताते हैं कि स्लेवरी की प्रिविलेंस थी. तो स्लेवरी चल रही थी, इसका मतलब यहाँ पे दास प्रथा थी. दासों के पास ना ही कोई अपने कोई ऐसे मौलिक अधिकार होते हैं, ना ही कोई मानव अधिकार होते हैं. तो जो दास होते हैं उनको बिल्कुल किसी वस्तु की तरह खरीदा और बेचा जाता था. डांसिंग, म्यूजिक, रेसलिंग, गैम्बलिंग, कॉक फाइटिंग, ये सब लोगों के अम्यूजमेंट्स थे. ये एंटरटेनमेंट के लिए लोग यही सब करते थे. देखिए, पहले कोई अब टीवी, रेडियो ये सब तो होता नहीं था, तो लोग इसी प्रकार की चीज़ें करते थे. और लोग फिजिकल एक्टिविटीज़ भी बहुत करते थे, इसीलिए लोग बहुत फिट भी रहते थे. रिलीजन की अगर हम बात करें तो जो रूलर्स हैं, संगम रूलर्स जो है, ये चीफली शिवित थे, यानी कि शिव की भक्ति करते थे. लेकिन जो बाकी के जो डायनेस्टी आई, यानी कि सुलुवा, अराविदु, तुलुवा डायनेस्टी, वो लोग जो हैं वो वैष्णवित थे, वो विष्णु की भक्ति करते थे. तो विरूपक्ष जो है और इनकी जो फैमिली डीटी है, ये आप माने मतलब इनकी फैमिली डीटी थे विरूपक्ष, जो कुल देवता कह सकते हैं आप, जिनकी पूजा होती थी. तो श्री वैष्णविज्म ऑफ रामानुज जो है ये बड़े पॉपुलर थे. एंड सारे ही राजा बहुत टॉलरेंट थे, मतलब अपना कोई भी वो शिव की भक्ति करे या विष्णु की भक्ति करे, पर बाकी सबकी तरफ काफ़ी टॉलरेंट है. सभी को पैट्रोनेज दे रहे हैं, सभी को दान दक्षिणा दे रहे हैं. और बोरपोसा में रेफर किया गया है कि जो रिलीजियस फ्रीडम है वो सबको मिली हुई थी, जिसको जो धर्म फॉलो करना है वो कर सकता है. मुस्लिम्स को भी एडमिनिस्ट्रेशन में एम्प्लॉयमेंट दी गई थी, तो मुस्लिमों के साथ कोई भेदभाव नहीं है. उनको अलाउ था कि वो अपना जो है मस्जिद बनाए, मकबरा बनाए, वर्शिप करें, जो भी उनको अपना तौर तरीका फॉलो करना है वो फॉलो करने की उन्हें पूरी पूरी आज़ादी दी गई थी. इसके अलावा अगर हम बात करें महिलाओं की पोजीशन की, तो ये इम्प्रूव नहीं हो रही थी. कुछ जो है महिलाएं थी जो पढ़ाई लिखाई कर रही थी, बट बहुत बड़े स्केल पर कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं था. और गंगा देवी जो है, गंगा देवी जो है कुमार कांपना की वाइफ थी. एंड इन्होंने एक फेमस किताब लिखी है मधुर विजयम. ये बहुत ही अच्छी रचना है. इसमें हमें साउथ इंडिया की पूरी एक सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन का पता चल रहा है, महिलाओं के बारे में पता चल रहा है, एजुकेशन का जो सिस्टम है उसके बारे में भी पता चलता है. इस समय में कई सारे फेमस पोएट्स और स्कॉलर्स थे जो कि रहा करते थे, जैसे कि हन्नम्मा एंड थिरुमलम्मा. ये सब वो फेमस पोएट्स थे जो कि इस पीरियड में थे.
नूनीज़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो कई सारी महिलाओं को जो है एम्प्लॉयमेंट मिलता था, जैसे कि वो रॉयल पैलेसेस में, महलों में डांसर्स के लिए या डोमेस्टिक सर्वेंट्स के रूप में काम करती थी, या पेलेंक्विन बेरियर के रूप में भी इनको काम मिलता था। मतलब पेलेंक्विन बेरियर का मतलब होता है जो डोली उठाती हैं, ठीक है, डोली जो होती है ना, जिसमें कि पहले देखिए कार वगैरह तो ऐसा कुछ होता नहीं था व्हीकल, तो डोली में बैठ करके राजकुमारी को या रानी को कहीं जाना है, आना है, तो पेलंक्विन जो है उठाया करते थे। तो देवदासी सिस्टम जो है ये फ्लरिश हो रहा था। देवदासी सिस्टम जो है, ये सिस्टम में क्या होता है कि टेम्पल गर्ल्स का ये सिस्टम होता है। तो टेम्पल में ना, मंदिरों में लड़कियों को दान दे दिया जाता था। जैसे बेटी पैदा हुई, लड़की हुई है, तो उसको मंदिर में दे दिया गया। अब वो मंदिर में ही उसका पालन पोषण होगा, मंदिर में ही वो रहेगी, मंदिर में ही किसी तरीके से अपना जीवन यापन करेगी। अब मंदिरों में रहने में दिक्कत क्या है कि उसे एक ह्यूमन की तरह नहीं देखा जा रहा है, उसको देवदासी माना जा रहा है। तो उसको जो है कई बार प्रीस्ट जो है वो एक्सप्लॉइट करते थे, और उन्हें मंदिरों में रहना है और वहीं पे जो है एक तरीके से मंदिरों की साफ सफाई करनी है, मंदिरों में ही अपना जीवन उनको पूरा गुजारना होता था। इस बीच में जो देवदासियां हुआ करती थी वो मंदिर की ही होकर के रह जाती थी, और पंडितों के बीच में ही उनको रहना पड़ता था। जैसा जो पंडित बोलते थे वो सब उनको करना पड़ता था। साथ ही इस समय में जो देवदासी थी वो एक डांस फॉलो करती थी, जैसे भरतनाट्यम जो आज का हमारा क्लासिकल डांस फॉर्म है, वो वहीं से निकल के आ रहा है, जिसे दासी आटम भी कहते हैं। दासी आटम का मतलब होता है दासी का नृत्य। तो भरतनाट्यम जो डांस फॉर्म है इंडिया का, क्लासिकल डांस फॉर्म, हमारे 8 क्लासिकल डांस फॉर्म है, तो उसमें से जो भरतनाट्यम है ना, ये पर्टिकुलर देवदासी सिस्टम से ही निकला हुआ है। तो ये जो है ये फ्लरिश हुआ, इसके बारे में डोमिंगो पीज ने मेंशन किया है। पॉलीगैमी भी काफ़ी प्रेवलेंट थी अमंग दी रॉयल फैमिलीज, काफ़ी प्रेवलेंट थी। सती जो है उसको ऑनर किया जाता था, एंड इसका काफ़ी डिस्क्रिप्शन जो है देखने को मिलता है। तो नुनीस जो है वो एक राइटर थे, जो कि काफ़ी कुछ इन सब चीज़ों के बारे में बता रहे हैं कि सती सिस्टम है, और लोग रॉयल फैमिलीज़ में एक राजा कई सारी लड़कियों से विवाह कर रहे हैं, उसी को पॉलीगैमी कहते हैं। देवदासी सिस्टम है, तो मतलब महिलाओं की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, महिलाओं की पोजीशन ओवरऑल वीक चल रही है, कमज़ोर चल रही है। अगर बात करें इकोनॉमिक कंडीशन की, तो एग्रीकल्चर अभी भी लोगों का चीफ ऑक्यूपेशन है, लोग खेती बाड़ी तो कर ही रहे हैं। और हमेशा से ही इंडिया की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, रेनफॉल सिस्टम है, सब कुछ है, उसमें लोगों का मेन जो काम होता है वो होता है एग्रीकल्चर। और रूलर्स इसके लिए काफ़ी जो है डेवलपमेंट के लिए इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते थे। तो रूलर्स जो है इसमें ध्यान देते थे कि किसानों को कोई दिक्कत ना हो, और किसानों को सिंचाई की एक पूरी पूरी सुविधा जो है वो मिलती रहे। कई सारे टैंक्स बनाए गए थे, डैम्स बनाए गए थे, एम्बैंकमेंट्स बनाए गए थे नदियों के किनारे, ताकि बाढ़ को रोका जा सके और प्रॉपरली सिंचाई की सुविधा मुहैया करवाई जा सके। तो जैसे कि तुंगभद्रा नदी के वहाँ पे भी डैम बनवाया गया था। नुनीस जो है वो बताते हैं कि कई सारे कैनाल्स का एक्सकवेशन हुआ था, यानी कि वो जो नहर निकाली जाती है, और बहुत सारे इंडस्ट्रीज भी थे, और उनको इंडस्ट्रीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए गिल्ड्स बना करते थे। गिल्ड्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स, ठीक है। तो मर्चेंट्स का ना पूरा ग्रुप हुआ करता था। अब ये लोग ग्रुप क्यों बनाते थे, देखो जैसे मर्चेंट्स का ग्रुप होगा तो वो आपस में व्यापार करते, तो एक दूसरे को जान पहचान हो जाती है, एक दूसरे को लोन दे सकते हैं, एक दूसरे को व्यापार में मदद करते हैं। और जब ग्रुप में रहते हैं तो एक सेफ्टी फील होती है, तो वो अपना एक प्रॉपर गिल्ड का ऑर्गेनाइजेशन करते थे। और ये जो गिल्ड होते थे ये बड़े ही प्रभावशाली होते थे, इनके पास काफ़ी पैसा होता था, काफ़ी प्रॉफिट होता था, और उस पैसे से ये बहुत दान दक्षिणा भी देते थे। कई बार ये लोग रोड बनवाते थे, कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा दे दिया करते थे, और काफ़ी हेल्प किया करते थे, काफ़ी फंडिंग दिया करते थे। और राजा के हिसाब से इनको रहना पड़ता था, मतलब इनके जो रूल रेगुलेशंस हैं वो रूलर के रूल्स एंड रेगुलेशन से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करने चाहिए, क्लैश नहीं करने चाहिए। तो ये जहाँ पे भी रहेंगे, जैसे भी जाएंगे, उनको राजा के अनुसार चीज़ों को फॉलो करते हुए जाना होता था। ये जो गिल्ड्स हुआ करते थे, इनका जो मैनेजमेंट है उसमें गिल्ड के लीडर्स होते थे जो उसको मैनेज करते थे। और एक तरीके से मतलब जो सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, सबसे पावरफुल बिजनेसमैन है, उसकी बात सब लोग सुनते थे, और आपसी सहमति से ये मर्चेंट्स लोग एक ग्रुप में रहते थे। ऐसे कई सारे गिल्ड्स हुआ करते थे, मतलब एक नहीं, कई सारे अलग अलग प्रकार के गिल्ड्स हुआ करते थे। जैसे कपड़ा बुनाई करने वालों का गिल्ड अलग हो गया, रंगाई करने वालों का गिल्ड जो है वो अलग हो गया, जो मेटल
का काम कर रहे हैं उनका गिल्ड अलग हो गया। तो सबका अपना अपना एक गिल्ड होता था, बल्कि इनकी एक सिटी भी होती थी। जैसे कि आपको मतलब इस प्रकार का सामान चाहिए तो ये खरीदना है तो आपको इस पर्टिकुलर शहर में मिलेगा, यहाँ का ये सामान बहुत अच्छा है, यहाँ का ये सामान बहुत अच्छा है, यहाँ का ये सामान बहुत अच्छा है। जैसे कि अभी भी जैसे कुछ शहर होते हैं वो किसी किसी चीज़ के लिए फेमस होते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि हाँ जयपुरी जो ब्लैंकेट है वो जयपुरी ब्लैंकेट्स बहुत जो है अच्छी होती है, बहुत फेमस होती हैं। या हम कहते हैं कि जो चंदन है साउथ इंडिया का वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब कोई जो जगह की कोई चीज़ होती है वो बड़ी स्पेसिफिकली वहाँ पे पाई जाती है और उसका बहुत ज़्यादा मर्चेंट्स व्यापार करते हैं। तो गिल्ड्स में इस प्रकार से व्यापार होता था। मेटल वर्कर्स और दूसरे भी क्राफ्टमैन हुआ करते थे जो कि इस समय में बहुत तेज़ी से फ्लरिश हो रहे थे। डायमंड के कई सारे माइंस हमें मिले हैं और ये कुरनूल में मिले हैं, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में मिले हैं, डायमंड के माइंस मिले हैं। तो आप समझ सकते हो कि डायमंड है उसका काफ़ी ट्रेड हो रहा था। और जो चीफ गॉड थे, चीफ गोल्ड कॉइन जो है वो हमें यहाँ पे जो देखने को मिला वो था वराहा। ठीक है, वराहा जो है वो चीफ गोल्ड कॉइन था। वेट्स एंड मेजर्स हमें कई सारे तरीके के मिले थे और प्लेस टू प्लेस ये वेरी करता था। विजयनगर जो है ये एक ग्रेट सेंटर था ट्रेड का एंड कोस्टल ट्रेड, इन लैंड, ओवरसी ट्रेड, जनरल प्रोस्पैरिटी जो है यहाँ पे अच्छी थी। मतलब आप देखो हर तरह का ट्रेड है, आंतरिक व्यापार हो रहा है, कोस्टल इलाकों में व्यापार हो रहा है, समुद्री व्यापार हो रहा है। तो हर तरीके से इनके पास डिफरेंट काइंड ऑफ कॉइन्स आएंगे, फॉरेक्स रिजर्व इनका अच्छा होगा, इनका बैलेंस ऑफ ट्रेड काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक इलाका हुआ करता था। यहाँ एक और बात मैं बताना चाहूँगी कि ये जो गिल्ड्स के लोग हुआ करते थे ये लोगों को लोन भी दिया करते थे। जैसे होता है ना शेयर बिकते हैं, शेयर खरीदे जाते हैं, तो इस प्रकार से ये लोग लोन भी दिया करते थे। तो ये इकोनॉमिक कंडीशन थी जो कि काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी बढ़िया थी। सी पोर्ट्स की बात करें तो जो इंपॉर्टेंट इनके सी पोर्ट्स थे जहाँ से सबसे ज़्यादा व्यापार होता था वो था मलाबार कोस्ट और कन्नानौर। ये सबसे चीफ मतलब कोस्ट थे जहाँ से इनका सबसे ज़्यादा व्यापार हुआ करता था। कॉमर्शियल अगर कॉन्टैक्ट्स की बात करें तो ये विदेशों से बहुत व्यापार करते थे। अरेबिया, पर्शिया, साउथ अफ्रीका, पुर्तगाल, ये सब जो है वेस्ट में थे जिनके साथ इनका बहुत अच्छा ट्रेड होता था। और ईस्ट में थे बर्मा, मलाय पेनिनसुला और चाइना जिनके साथ इनका व्यापार होता था। तो ये क्या क्या सामान बेचते थे? देखो बेसिकली कॉटन एंड सिल्क क्लोथ्स में तो इंडिया हमेशा से ही विश्व प्रसिद्ध रहा है, तो इस समय में भी वो बिकता था। मसाले अलग अलग प्रकार के जैसे कि सिनामन, कार्डमम, लौंग, इलायची, काली मिर्च, ये सब जो है ये लोग बेचते थे। राइस की खेती होती थी तो राइस ये लोग बेचा करते थे। आयरन का सामान बेचते थे। सॉल्ट पेटर एंड शुगर, तो सॉल्ट पेटर ना एक प्रकार से बारूद होता है जिसको ये लोग बेचते थे, और शुगर यानी कि चीनी। इंपोर्ट में क्या था, देखिए वैसे तो इंडिया को कभी किसी इंपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि इंडिया एक सेल्फ सफिशिएंट कंट्री रहा है और हमेशा ही इंडिया के पास हर चीज़ रही है जो होनी चाहिए एक देश के पास, सारे इनके पास चीज़ें हैं। लेकिन हाँ फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो शौक से लोग मंगवाते थे, जैसे कि अच्छी नस्ल के घोड़े मंगवाते थे, हॉर्सेस मंगवाते थे, मोती, कॉपर, कोरल्स जो होते हैं, मर्करी, चाइना का जो सिल्क होता है, वेलवेट के जो कपड़े होते हैं, ये सब बाहर से ये लोग मंगवाते थे। और शिप बिल्डिंग का आर्ट यहाँ पे डेवलप था। इतना अच्छा शिप बिल्डिंग ये लोग करते थे कि कई सारे फॉरेनर्स भी इंडिया की शिप बिल्डिंग को देखना चाहते थे, सीखना चाहते थे और यहाँ से जहाज खरीदना चाहते थे। पर फिर भी उतने हाई लेवल का नहीं था जितना अच्छा पोर्तुगीज़ का था, क्योंकि पोर्तुगीज़ की शिप बिल्डिंग और भी ज़्यादा अच्छी थी। उनके शिप जो थे, उनके जहाज जो थे, उन जहाज़ों के ऊपर तोप लगे हुए थे, तो पोर्तुगीज़ के जहाज ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के थे, ठीक है, कंपेरेटिवली। अब अगले वीडियो में हम लोग कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस को देखेंगे और अगले वीडियो में मैं साथ साथ आपको बाहमानी किंगडम भी कवर करवा दूंगी। तो बाहमानी किंगडम वाला जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपको अगेन मैं बता दूं गाइस कि ये जो हमारा चैप्टर है, ये हमारा जो चैप्टर है दिस इज़ दी लेसन नंबर 19, विजयनगर एंड बाहमानी किंगडम वाला। तो ये जो चैप्टर है इसको हम तमिलनाडु हिस्ट्री बुक से कवर कर रहे हैं। इसकी मैं प्लेलिस्ट जो है आज अपडेट करवा दूंगी, आई विल अपडेट द प्लेलिस्ट, और उसमें सारे के सारे जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिल जाएंगे। मिडिवल इंडियन हिस्ट्री का ये हमारा कॉम्प्रीहेंसिव कोर्स है जो चल रहा है, सो डोंट वरी, आई विल अपडेट द प्लेलिस्ट। एंड ऑलवेज रिमेंबर आपको यूज़ करना है टॉप 10 रेफरल कोड टू गेट एन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। अगर सब्सक्रिप्शन रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लीजिए चाहे प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए, दोनों के लिए कोड ये आप टॉप 10 का यूज़ कर सकते हो, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, यू विल गेट 10% डिस्काउंट।
और दूसरी बात यह है गाइस कि टेलीग्राम के थ्रू आप कनेक्टेड रहिए। मैं डेली स्पेशल क्लासेस लेती हूँ, 6 PM मैं स्पेशल क्लासेस ले रही हूँ आजकल अनअकैडमी पे। और वो जो स्पेशल क्लासेस होती हैं वो फ्री क्लासेस होती हैं। तो स्पेशल क्लास की सीरीज़ में हम अलग अलग स्ट्रैटेजीज डिस्कस करते हैं, अलग अलग प्रकार की चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो आप उसमें भी आइए। उसके लिए आपको बस अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और मुझे फॉलो करना है। ठीक है, तो आप मुझे वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। बाकी की चीज़ें हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे फिर। ओके, तो आज के लिए इतना ही गाइस। सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय।